हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जेआरएफ पे। मेरा नाम अर्चना राय है और आज हम लोग यूनिट 3 कल्चरल चेंज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो होप कि आप सभी ने देखा होगा और क्लास का बेनिफिट लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जाके आप उसको भी जरूर से देखिए और बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे चैनल पे, तो उसको आप जरूर से यूटिलाइज करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम के लिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये हम देखते हैं क्या होता है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिलेट करना है ना, एक दूसरे के कल्चर से रिलेट करना, यानी कि यहाँ पे हम किसी भी कल्चर को हेट नहीं करते हैं, यानी कि अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं देते हैं, यानी कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि दूसरे का कल्चर अगर ये है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, हम उनके ही पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो भी कल्चर है उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपना कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं बायसनेस नहीं लाते हैं, है ना। तो ये जैसे कि अभी और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो मैं आप सभी को विश करना भूल गई, सॉरी 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 सॉरी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो जैसे आज विश्वकर्मा पूजा है, तो कुछ समुदाय में कुछ लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है, कुछ के द्वारा नहीं मनाया जाता है ना। तो जो नहीं मनाते हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा तो क्यों मना रहे हैं ना, ये तो हम तो मनाते ही नहीं है, पता नहीं ये लोग क्यों मनाते हैं, इससे क्या होता है। तो इस तरह की जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, तो ये यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कल्चर रिलेटिविज्म में हम एक दूसरे के कल्चर को यहाँ पे आदर करते हैं, है ना। तो मिल के चलते हैं, यानी कि हम वहां पे कुछ भी अपना ओपिनियन देने से बचते हैं। तो होप कि आपको कल्चरल रिलेटिविज्म समझ आ गया होगा। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा जेनोसेंट्रिज्म। इससे पहले हम देखते हैं एथनोसेंट्रिज्म, क्योंकि जेनोसेंट्रिज्म को समझने के लिए हमें एथनोसेंट्रिज्म को सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म हमने पहले भी देखा पिछले क्लास में, जब हम अपने कल्चर को ही सुपेरियर मानते हैं और दूसरे के कल्चर को इंफेरियर मानते हैं, उससे हम बोल सकते हैं कि नफरत ही करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि अपने कल्चर को ही आगे बढ़ाना, अपने कल्चर से ही प्रेम करना और दूसरे के कल्चर को नीचा दिखाना, है ना, उसको अच्छा नहीं मानना, उसको इंफेरियर फील कराना। उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म में यहाँ पे हम दूसरे के कल्चर को ही अच्छा मानते हैं, उसी को सुपेरियर मानते हैं और खुद के कल्चर को यहाँ पे इंफेरियर मानते हैं। ठीक है, और खुद के कल्चर से ही यहाँ पे हम नफरत करते हैं, यानी कि हेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो होप कि आपको जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड्स हैं, तो होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब हम देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इन वन सोसाइटी। तो डाइवर्स यानी कि बहुत सारे जब कल्चर एक जगह पे मिलके सभी आपस में एकता बना के रहते हैं, तो उसे हम मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं। मल्टी का मतलब ही है बहुत सारा, है ना, मल्टीपल यानी कि बहुत सारे कल्चर्स एक साथ आपस में मिलके रहते हैं। जैसा कि हमने, है ना, गोकुल धाम सोसाइटी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंजाबी है, कोई साउथ से हैं, कोई बहुत सारे आपको गुजरात से हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेट के
अलग अलग कल्चर के वहां पे फैमिलीज साथ में मिलके उस गोकुल धाम में रहते थे, है ना। तो कितना अच्छा लगता था, सभी अपने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे साथ में मिलके, सभी एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाते थे। और अभी भी हम कभी कभी देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये हमारा मल्टीकल्चरिज्म इसी का पार्ट है, जहां पे कि हम क्या करते हैं, अलग अलग, है ना, रेस को, एथनिसिटीज और रिलीजन्स को यहाँ पे सभी को साथ में लाते हैं, है ना, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं और सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पे नीचा और ऊंचा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सभी इक्वल हैं एक दूसरे के लिए और सभी से प्रेम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इट अपोजिट्स कल्चरल एसिमिलेशन एंड सीक्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी। तो कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है, इसका अपोज किया जाता है, यानी कि कल्चरल, यहाँ पे जब हम पूरी तरह से क्या होता है मिल जाते हैं ना किसी भी कल्चर में, तो उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। यानी कि हमने अपना कल्चरल जो भी हमारा एक क्वालिटी था, हमारे अंदर का जो ओरिजिनल गुण था, वो उसको हम खो देते हैं, यानी दूसरे कल्चर को हम अपना लेते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल एसिमिलेशन का मतलब पूरी तरह से किसी भी कल्चर के साथ घुल मिल जाना। पर मल्टी कल्चरलिज्म में क्या होता है, हम अपना ही क्वालिटी जो भी है हमारा ओरिजिनल वो हम रखते हैं, पर दूसरे के साथ हम मिल के और दूसरे के कल्चर को भी हम यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा मल्टीकल्चरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट, और अच्छे से मैंने गोकुल धाम का एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश की आप लोग को। तो चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड कुछ और भी टर्म है उसे हम देख लेते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स विच फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग। आपस में एक साझेदारी हम फोस्टर करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है एंड अप्रिशिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे हम अलग अलग कल्चर्स को तारीफ करते हैं, है ना, सभी को अपना मान के चलते हैं और उसी को हम दूसरे वर्ड में, दूसरे लैंग्वेज में सैलड बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अ मल्टीकल्चरल society is often equated with a salad bowl in which all communities retain their distinct identities. तो देखिए मल्टीकल्चरिज्म क्या है, सैलड बॉल की तरह है। तो यहाँ पे आपको सैलड बॉल दिख रहा है, मैंने पिक्चर अटैच कर दिया ताकि आप लोग बेहतर समझ पाए। तो देखिए एक सैलड में क्या है, ये ग्रीन लीव्स है, अलग है, ठीक है, अनियन है आपको दिख रहा, कैरेट्स है, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो भी है, यहाँ पे चुकंदर भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, मिलके क्या बना है, सैलड बना है ना। और इसको हम चाहेंगे तो एक एक यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कैरेट निकालेंगे तो भी हमारा फिर से हम यूज कर सकते हैं उसको। यहाँ से हम और भी चुकंदर को भी निकाल लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सभी चीजें एक जगह तो हैं पर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सबका अपना अपना यहाँ पे आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है सारे मिक्स हो चुके हैं अब ये मतलब ये एक जगह ही रहेंगे तो इसका कोई आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी के अलग अलग आइडेंटिटी है पर सभी क्या है, एक जगह मिलके सैलड बना है। इसी तरह से बहुत सारे कल्चर मिलके जब एक साथ रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो उसे हम मल्टीकल्चरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी ये सैलड बॉल का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, ये मल्टीकल्चरिज्म का ही दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ भी है तो इसे हम बहुसंस्कृतिवाद बोलते हैं, और सलाद का कटोरा हिंदी में, ठीक है। बहुसांस्कृतिक समाज को अक्सर एक सलाद के कटोरा के साथ जोड़ा जाता है ना। सह अस्तित्व यानी कि एक साथ सारे रहते हैं आपस में मेल भाव करके, है ना, उसे हम मल्टीकल्चरिज्म या बहु संस्कृतिवाद बोलते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अर्जुन अप्पादुराय है एक, तो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। तो ये हम देखते हैं इनका क्या पर्सपेक्टिव है
कल्चर के बारे में, ठीक है। तो अर्जुन अप्पादुराय मेंशंस 5 डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो। तो सबसे पहला तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ग्लोबल कल्चरल फ्लो के बारे में बात कौन करते हैं, तो वो है हमारे अर्जुन अप्पादुराय, ठीक है। तो 5 तरह की इन्होंने कल्चर की बात किया है। देखिए, सबसे पहला तो है हमारा एथनोस्केप, दूसरा टेक्नोस्केप, तीसरा फाइनेंस स्केप, चौथा मीडिया स्केप एंड पांचवा आइडियोस्केप। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका याद करने का ट्रिक भी देख लेंगे। तो एथनोस्केप में द लैंडस्केप ऑफ पर्सन्स सच एज टूरिस्ट, ठीक है, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पे एथनोस्केप का मतलब, एथनो मीन्स है ना मानव जाति, प्राणी, है ना। तो एथनो का मतलब ही होता है मनुष्य, और वो क्या करता है, जैसे टूरिस्ट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना, हम भी तो दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे हम उस टाइम क्या कहलाएंगे, एथनोस्केप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेंट के तौर पे चले आते हैं, है ना, जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए ही बाहर देश में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, है ना, कोई जॉब के लिए चले जाते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। रिफ्यूजीज होते हैं, जिसका कि कोई घर और देश का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो मतलब आज इस देश में कल उस देश में इस तरह से भटकते रहते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। और पर्सन मूवमेंट यानी कि वही माइग्रेंट करके कोई एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है, पर्सन का बेसिकली मूवमेंट होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कोई भी पर्सन जाता है तो उसे हम एथनोस्केप के अंदर में रखते हैं। चलिए अब हम दूसरा टर्म देखते हैं टेक्नोस्केप के बारे में। तो टेक्नोस्केप आपको समझ आ रहा है, आपको वर्ड मीनिंग ही बता रहे, टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे ग्लोबल स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशनल अक्रॉस बाउंड्रीज। अभी के युग में आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अभी सारे बाउंड्री लेस हो चुके हैं, कोई बाउंड्री नहीं है अभी, किसी भी देश में कोई भी खबर, है ना, सेकंड के अंदर पूरे वर्ल्ड में सभी को पता चल जाता है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हो चुका है ना। तो यहाँ पे टेक्नोस्कोप की बात हो रही है। तीसरा हम देखेंगे फाइनेंस स्केप, द रैपिड फ्लो ऑफ मनी थ्रू करेंसी मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो फाइनेंस का मतलब इकोनॉमी, है ना, मनी इकोनॉमी। तो करेंसी का यहाँ पे एक्सचेंज यानी कि एक देश से जैसे दूसरे देश का, है ना, आयात निर्यात होता है, तो इस तरह से जब मनी का एक्सचेंज होता है, चीजें जाती है ना दूसरे जगह, हमारी भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो वहां से पैसे आते हैं, है ना, कुछ बाहर की चीजें हम भी मंगाते हैं, है ना। तो ये होता है मनी का एक्सचेंज, ठीक है। तो वहां के पैसा उसे फिर अपने करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो ये हमारा फाइनेंस स्केप यानी कि मनी का एक्सचेंज बोल सकते हैं, इकोनॉमी का एक्सचेंज, ठीक है। चौथा टर्म है हमारा मीडिया स्केप, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज लाइक टेलीविजन। तो मीडिया के अंदर ये सारे आते हैं, टेलीविजन, रेडियो, है ना, न्यूज़पेपर, ये सारे, फिल्म एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे हमारे मीडिया के पार्ट है। तो ये यहाँ पे मीडिया स्केप की बात हो रही है, यानी कि जो कि हमारे मीडिया के बोल सकते हैं, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बहुत सारे ये हमारे मीडिया के पार्ट है। तो ये मीडिया स्केप हो गया, ठीक है, जिससे कि हम न्यूज कोई भी अगर चल रहा है, न्यूज हमें पता चलती है, हमें जानकारी मिलती है देश विदेश के बारे में, ठीक है, कोई भी खबर हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद पांचवा जो है हमारा आइडियो स्केप, द एक्सचेंज ऑफ आइडियोलॉजीज। आइडिया का मतलब, आइडिया मतलब आइडियोलॉजीज, है ना, विचारधारा, हमारी ओपिनियन, आइडियोलॉजीज एंड काउंटर आइडियोलॉजीज विच कंसिस्ट ऑफ नोशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस। एक तो हो गया आइडियोलॉजीज, और दूसरा उसको काउंटर यानी कि उसको विरोध भी लोग करते हैं ना। तो
ये हो गया हमारा काउंटर आइडियोलॉजी, जस्टिस के लिए, राइट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जब हम आवाज उठाते हैं, सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन हम सरकार तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा आइडियो स्केप का पार्ट हो गया है ना। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी आप नेपाल में देखा आप लोगों ने, है ना, वहां पे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और किस तरह से सरकार बदल गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उन्होंने अपना जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी के लिए, है ना, तो डेमोक्रेसी को बेहतर ढंग से किस तरह से चलता रहे और उनको उनकी जो भी मांगे हैं, जो उनके रोजगार के लिए उन्होंने आवाज उठाया, है ना, तो इस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि इसका यूज किया गया है नेपाल में, है ना, आइडियाज के ऊपर। तो ओके, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है किस तरह से हम आइडिया स्केप का यूज करते हैं और क्या इसका यूज है ना। तो वहां पे फिलहाल क्या है, सरकार बन गई है दूसरी और सारी व्यवस्थाएं फिर से पटरी पे आ गई हैं और सामान्य हो गया है जनजीवन। तो ये सारा इसका पार्ट है और हम इसको याद करेंगे तो ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसको आप याद रखने के लिए मी फिट इसका ट्रिक, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, मी फिट, है ना, MI, है ना, मी, इसके बाद आपको फाइनेंस एस्केप हो गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मीडिया एस्केप हो गया, इसके बाद आपको हो गया एथनो एस्केप और फाइनेंस एस्केप और इसके बाद आइडियो एस्केप और टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नो एस्केप। तो ये मी फिट इसका बन गया। तो इसी को हिंदी भी है इसका ये, ठीक है। तो अर्जुन अप्पादुराय ने 5 तरह के दिया हुआ है सांस्कृतिक प्रवाह, इसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक प्रवाह। तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा ही, एथनो एस्केप, टेक्नो एस्केप, वित्तीय परिदृश्य, मीडिया एस्केप एंड आइडियो एस्केप। तो इसके अंदर पर्यटक, आप्रवासियों, शरणार्थियों, व्यक्ति की आवाजाही, है ना, यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है, वित्तीय यानी कि मुद्रा, स्टॉक एक्सचेंज। मीडिया एस्केप में टेलीविजन, फिल्म, ये सारी मीडिया के पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आइडिया एस्केप में आदान प्रदान होती है, विचारधाराओं की स्वतंत्रता की बात होती है, न्याय की बात होती है, अधिकार की बात होती है, लोकतंत्र, संप्रभुता, ये सारी अभी हमने देखा। इसको याद रखने के लिए ट्रिक जो है मी फिट आप याद रखिए। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी प्लस PYQ जैसा मैंने थंबनेल में दिया हुआ है। तो अब हम कर लेते हैं थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप पहला क्वेश्चन आपको, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड पर्सन टू पर्सन रिलेशन एंड एक्चुअली इजाइटिंग रिलेशंस एज कंस्टिट्यूटिंग द सोशल स्ट्रक्चर। एरिटल ब्राउन है, M जिन्सबर्ग है, आर्किल मर्टन है, रेमंड फर्थ है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर्सन टू पर्सन कीवर्ड है, इसके बाद आपको एक्चुअली ये कीवर्ड है एक्चुअली। तो ये हमारे रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे जिन्होंने की सोशल स्ट्रक्चर को विजुअल बताया है, एक्चुअल बताया है। तो ये हमारे रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे। इसी के अपोजिट हमारे लेवी स्ट्रॉस हैं जो कि बोलते हैं कल्पना में होती है, उसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, मिथ है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, इसी के अपोजिट बोलते हैं लेवी स्ट्रॉस, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। People under the class structure who are economically, politically and socially marginalized and excluded comprise the, उसको क्या बोलते हैं हम, जो कि वर्ग संरचना के तहत वे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर और बहिष्कृत, ठीक है, जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, है ना। तो इकोनॉमिक क्लास है या ऑपरेस्ड क्लास है या नॉन ऑफ द अबव अंडर क्लास होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्लास तो हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पे जो पैसे वाले है ना। ऑपरेस्ड क्लास जिसको कि सताया जाता है, जिसको शोषण किया जाता है। नॉन ऑफ द अबव तो इसमें आएगा नहीं, अंडर क्लास
चार्ल्स मूरे ने दिया है। तो ये हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा, जो कि एकदम से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर है ही नहीं, इनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। ठीक है, इनके न कोई राइट्स है, न कोई फ्रीडम है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज, तो यहाँ पे आपको असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन में आपसे पूछा गया प्रेजुडिस इज वन थिंग, डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग। रीजन है आपको प्रेजुडिस इज अ मैटर ऑफ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन इज अ मोड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, पूर्वाग्रह एक बात है, भेदभाव कुछ और है। ठीक है, पूर्वाग्रह यानी कि किसी भी चीज के बारे में पहले ही हम कोई धारणा बना लेते हैं ना, कि जैसे समझ लीजिए कोई टीचर ही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे धारणा बना लेंगे कि इनका बच्चे जो होंगे वो भी टीचर ही बनेंगे, क्योंकि इनके मम्मी पापा तो टीचर है ना। इसी तरह से कोई अगर सोसाइटी में अच्छा पर्सन भी नहीं है, कुछ गलत ही कर रहे हैं, तो उनको, उनके बच्चे को लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रिजुडिस के तहत बोलते हैं कि आपके तो पेरेंट्स खराब हैं, गलत काम करते हैं, तो आप भी इसी तरह से बड़े होके गलत काम ही करोगे। तो ये सारी क्या हो जाती है, बिना सोचे समझे, बिना किसी कोई भी चीज हम देखें एक नतीजे पे बोल सकते पहुंच जाते हैं, और ये पूर्वाग्रह पहले ही हम सेट कर देते हैं ना। डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक्ट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते कोई भी। पर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, जब हम एक्ट में कोई भी चीज ला देते हैं, यानी कि हमने किसी भी आदमी को, जैसे अंडर क्लास हो गया ना, उसको हमने डिस्क्रिमिनेट ही कर दिया वहां से, मतलब कोई नामो निशानी नहीं है सोसाइटी में, अलग ही कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे वो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजुडिस इज अ मैटर ऑफ बिलीफ, तो ये बिलीफ है, हम मान भी सकते हैं, हम नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बिहेवियर, जब हम एक्ट में ला देते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे किसी को मार्जिनलाइज कर दिए है ना, किसी को हमने आरक्षण में है उसको नहीं दिया या नजरअंदाज कर दिया, तो ये सारे हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों हमारे सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम आर, जाति व्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताएं, ओपननेस, सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की, नॉन हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कास्ट सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो कास्ट सिस्टम हमारा ओपन तो नहीं होता है, ये क्लास होता है। ठीक है, चलिए हायरार्की होती है बिल्कुल ही। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन भी होता है, नॉन हेरिडिटरी नहीं होती है, पॉल्यूशन होती है। ठीक है, और सेगमेंटल डिवीजन भी होता है। तो यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हेरिडिटरी होती है ना, जैसे पंडित के बेटा तो पंडित वाला काम ही करेंगे, है ना, और भी लोहार है, बढ़ई है, उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे माना जाता है कि सोसाइटी में बोला जाता है कि आपको यही काम करना है ना। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ क्लास आर होमोजेनिटी एंड सिंप्लिसिटी, इंडिविजुअलिज्म, इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, रेशनलिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म। मेन फीचर्स ऑफ क्लास के बारे में, तो क्लास होमोजेनिट बिल्कुल नहीं होता, होमोजेनस। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म होती है, इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल वैल्यूज बिल्कुल होती है, ट्रेडिशनलिज्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो कास्ट का फीचर है ना, तो इंडिविजुअलिज्म बी, सी एंड डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रेशनलिज्म भी होती है, बिल्कुल तर्क लगा के कोई भी चीजें सोची जाती हैं, बोली जाती हैं। चलिए 6 देखते हैं। हु रोट द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो ये बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा जीएस भूरे का है। ठीक है, इसमें कि उन्होंने कास्ट के बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं ना। ल्यूडिमा ने भी काम किया है प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन पे, या देसाई ने भी काम किया है। चलिए नॉन ऑफ द वक्त तो होगा नहीं। अब हम देखते हैं विच टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टडीज ऑब्जेक्ट, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं, गुणों
को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो कॉन्सेप्ट्स हैं, एथिक्स हैं, हाइपोथेसिस है, रिसर्च क्वेश्चन। तो ये हमारा यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन तो आपको पता है, कोई भी शोध शुरू करने से पहले, रिसर्च शुरू करने से पहले हम एक प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन बोलिए बनाते हैं। दूसरा, हम उसमें एथिक्स का भी यूज करते हैं, यानी कि गलत और सही, है ना, राइट और रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस बिल्कुल हम बनाते हैं, जिसको कि आगे जाके हम टेस्ट करते हैं। ये इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, ये हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट है। चलो अब हम 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ एम एन श्रीनिवास। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू एम एन श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है? ठीक है। स्टैटिकल व्यू ऑफ कास्ट, फील्ड व्यू ऑफ कास्ट, फंक्शनल यूनिटी ऑफ कास्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है, फील्ड व्यू को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है अपने रिसर्च में, है ना। रामपुरा विलेज पे इन्होंने काम किया है, जहाँ बहुत सारा फील्ड व्यू इन्होंने करके बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और कास्ट के भी फीचर्स बताए हैं, है ना। फंक्शनल यूनिटी की भी बात करते हैं कास्ट के। स्टैटिकल इन्होंने नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th देख लेते हैं। हु डिफाइन क्लास एज व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हैविंग कॉमन अ स्पेसिफिक कॉजल कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ चांसेस। तो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये देखते ही हम समझ जाते हैं ना, इनसे रिलेटेड है ये। एंटोनियो ग्राम्शी है, फ्रेडरिक एंजल्स है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है। तो ये हमारे मैक्स वेबर का है। लाइफ चांसेस की बात मैक्स वेबर ही करते हैं। लाइफ में किसको किस तरह का चांस मिला हुआ है, वो इसी हिसाब से अपना ग्रोथ उनका होता है ना। अगर किसी को बहुत अच्छा चांस मिल गया लाइफ में, है ना, बच्चा है कोई, पढ़ने का अच्छा आजादी मिल गया, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, है ना, और भी स्किल्स हो गए जैसे कम्युनिकेशन, डांसिंग, ये सारी क्लासेस हो गई, और भी बहुत सारे जो स्किल्स होते हैं, है ना, खेलकूद में उनको एकेडमी, उनके मम्मी पापा अगर अच्छे वेल्दी हैं तो उनको जो है एडमिशन मिल गया, तो वो क्या होंगे लाइफ में जल्दी जो है प्रोग्रेस कर जाएंगे और उनको अच्छा मतलब चांस है कि वो सफल हो जाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि उनको अच्छा लाइफ में चांस मिल गया, है ना, उनको मौका मिला, सारी सुविधाएं मिली। वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा है, गरीब का बच्चा है, और उसे पढ़ने का अच्छा से कोई अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हुआ, है ना, खेलकूद के लिए उनको काफी उनमें हालांकि प्रतिभा है, स्किल है, पर उसको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा है दिखाने का अपना जो भी स्किल है, तो वो क्या है, पीछे रह जाएंगे, है ना, अपनी जिंदगी में अपने पीछे रह जाएंगे। उनको सफल होने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, तो होप कि क्लास आपको अच्छा लगा है, ठीक है। अगर क्लास हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियोस आगे मिलता रहे और आपका हेल्प करती रहूं। तो बताइएगा कैसा लगा क्लास कमेंट में, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और भी अच्छे अच्छे क्लासेस आप लोग के लिए लाने के लिए, और शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड को लगे कि हाँ, क्योंकि शेयरिंग से आप केयरिंग दिखाते हैं ना, तो फ्रेंड्स को आप हेल्प जरूर से करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम रखते हैं क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।